एक समुद्रीय द्वीप पर जेनिफर नाम की एक लड़की समुद्र के किनारे पहुंचती है। उसके पास सिर्फ एक जैकेट और एक बैग होता है। जब वह होश में आती है तो देखती है कि उसका दोस्त ब्रैड बेहोश पड़ा है और चट्टान से गंभीर रूप से घायल हो गया है। जेनिफर को उसके शरीर में फंसा पत्थर निकालना पड़ता है, जिससे ब्रैड दर्द से तड़पते हुए जाग जाता है। फिर जेनिफर उसके लिए पानी खोजने निकलती है, लेकिन उसे सिर्फ एक नारियल मिलता है। वह एक नुकीले पत्थर से नारियल खोलने की कोशिश करती है और कई कोशिशों के बाद आखिरकार वह नारियल खोलने में सफल हो जाती है। लेकिन जब वह उसे देने जाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ब्रैड अपने घाव का अकेले सामना नहीं कर पाता और अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। फिर जेनिफर किसी चीज या किसी व्यक्ति की तलाश में निकलती है जो उसकी मदद कर सके, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह फिर से उसी जगह लौट आती है जहां से चली थी। अब उसके पास सिर्फ इस छोटे से द्वीप की अच्छे से तलाश करने का ही रास्ता बचता है। फिर वह जंगल में घूमते हुए उसे एक शिविर दिखता है। वह जगह सुनसान होती है, लेकिन वहां कुछ सामान छूटा हुआ मिलता है, जैसे कि एक दवाइयों का थैला, एक कूलर, एक बैग और माचिस की डिब्बी। लेकिन अफसोस उसे इनमें से कुछ भी काम का नहीं लगता। लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानती और उस जगह की खोज जारी रखती है जब तक कि समुद्र तट के पास एक संकरी सुरंग तक नहीं पहुंच जाती। ऐसा लगता है कि किसी जानवर ने इसे लकड़ी और पत्तों से बनाया है। जब जेनिफर अंदर झांकती है तो अचानक एक पक्षी उड़ जाता है, जिससे वह चौंक जाती है। घंटों बीत जाते हैं और शाम होने लगती है। जेनिफर ब्रैड के शरीर को ढक देती है और खुद को बारिश से बचाने के लिए ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल करती है। अगली सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि ज्वार के साथ कई मछलियां किनारे पर आ गई हैं। ये कुछ दिनों तक खाने के लिए काफी होंगी, लेकिन उनमें से एक मछली शार्क का बच्चा होता है, जिस पर किसी जानवर के पंजों के निशान होते हैं। फिर भी जेनिफर जितना हो सके उतनी मछलियां खा लेती है। इसके बाद वह यह देखने के लिए अपने बैग की जांच करती है कि उसने उसमें क्या लाया था। उसे एक जोड़ी चश्मा, एक टोपी और एक डायरी मिलती है, लेकिन पानी में भीगने की वजह से ये पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। फिर उसे अपने प्रेमी लुकास की तस्वीरों वाला एक बुकमार्क मिलता है। इसके बाद जेनिफर द्वीप को और अच्छे से खोजने निकलती है। चलते चलते उसे चट्टानों के बीच एक कब्र दिखाई देती है। वहां दो शाखाएं क्रॉस के आकार में बंधी हुई होती हैं। जेनिफर को शक होता है कि इस कब्र में जो व्यक्ति दफन है वह वही व्यक्ति हो सकता है जिसने पहले यह शिविर छोड़ा था। यह देखकर वह ब्रैड को भी सम्मानजनक अंतिम विदाई देने का फैसला करती है। वह तट के पास एक गड्ढा खोदना शुरू करती है और अपने दोस्त ब्रैड को सही तरीके से दफना देती है। यह काम रात तक चलता रहता है। फिर वह आग जलाती है और तैयार की गई मछलियां खाकर आराम करने की कोशिश करती है। सुबह होते ही जेनिफर द्वीप की एक और खोज से लौटती है और जो देखती है उससे वह दंग रह जाती है। ब्रैड की कब्र पलटी हुई होती है और वहां खून बिखरा हुआ होता है, मानो किसी जंगली जानवर ने उसके शरीर को खा लिया हो। डर से कांपती जेनिफर जल्दी से एक पेड़ की शाखा पकड़ लेती है ताकि खुद को किसी भी खतरे से बचा सके। फिर कुछ मिनट तक वह उस जानवर के आने का इंतजार करती है जिसने ब्रैड का शव उठाया था, लेकिन पूरी रात बीत जाती है और द्वीप पर उसका कोई निशान नहीं दिखता। अगली सुबह जब जेनिफर जागती है तो उसे दूरी पर पानी में कुछ तैरता हुआ नजर आता है। जब वह तेजी से तैरकर पास जाती है और देखती है कि यह एक सूटकेस है जो शायद उस नाव के किसी चालक दल के सदस्य का था जिससे वह यहाँ आई थी। यह देखकर जेनिफर मौके का फायदा उठाती है और यह देखने के लिए पानी में डुबकी लगाती है कि वहाँ और कोई चीज है या नहीं। वह दूसरी जरूरी चीजों की तलाश करने लगती है, लेकिन समुद्र के तल पर एक विशाल गड्ढा देखती है। यह गड्ढा किसी भंवर की तरह पानी को खींच रहा था, या फिर ऐसा लग रहा था जैसे यह कहीं जाने का एक गुप्त द्वार हो। यह देखकर जेनिफर आगे जाने का विचार छोड़ देती है और सूटकेस के साथ वापस किनारे पर लौट आती है। सूटकेस खोलने पर उसे कई महिलाओं के कपड़े मिलते हैं और सौभाग्य से ये कपड़े उसे एक और रात ठंड से बचाने में मदद करेंगे। सोने से ठीक पहले जेनिफर को अचानक एक प्रोपेलर की आवाज सुनाई देती है। जब वह आकाश की ओर देखती है तो उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो दूर से द्वीप के ऊपर से गुजर रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी जैकेट में एक फ्लेयर गन थी। वह जल्दी से उसे निकालती है और हेलीकॉप्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिए फायर करती है, लेकिन गोली हेलीकॉप्टर से बहुत दूर गिरती है और हेलीकॉप्टर बिना रुके आगे बढ़ जाता है। जेनिफर निराश हो जाती है, उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। लेकिन तभी स्थिति और भी डरावनी हो जाती है। जैसे ही फ्लेयर पानी में गिरता है उसका प्रकाश समुद्र में किसी अजीब प्राणी की परछाई दिखाता है। यह दृश्य जेनिफर को और भी ज्यादा डरा देता है और वह घबराकर जंगल की ओर भाग जाती है। अंधेरे में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है। फिर एक डरावनी दहाड़ और भारी सांसों की आवाज आती है जो किसी शिकारी जानवर की लगती है। डर के मारे जेनिफर पेड़ों के बीच घुटनों के बल बैठ जाती है और सांस रोके चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन सौभाग्य से वह प्राणी उसे नहीं ढूंढ पाता और वहां से चला जाता है। लेकिन जेनिफर को और भी ज्यादा भ्रमित और डरा हुआ छोड़ जाता है। एक और दिन बीत जाता है। अगले दिन जेनिफर अपने पास बची हुई चीजों की जांच करने लगती है। तभी उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं जो उस परिवार की लगती हैं जिन्होंने कभी इस द्वीप पर शिविर लगाया था। एक तस्वीर में वह देखती है कि एक छोटी लड़की पेड़ पर अपना बैग रख रही है, लेकिन तस्वीर में उसके ठीक बगल में दो चमकती हुई खतरनाक आंखें दिखाई देती हैं
जो अंधेरे में डरावनी नजरों से उसे घूर रही होती हैं। जेनिफर को डर लगता है कि यह वही प्राणी है जिसने पिछली रात उस पर हमला करने की कोशिश की थी। अब उसे जल्द से जल्द इस द्वीप से बाहर निकलने का कोई तरीका खोजना होगा। वह अपना सूटकेस उठाती है, उसमें दोनों जीवन रक्षक बनियान रखती है और इसे एक अस्थायी नाव की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है ताकि वह आसानी से तैरकर द्वीप से दूर जा सके। लेकिन योजना काम नहीं करती। बनियान होने के बावजूद सूटकेस उसका वजन सहन नहीं कर पाता और जेनिफर को वापस लौटना पड़ता है। पूरा द्वीप खोजने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। अब केवल एक ही जगह बचती है, वह रहस्यमयी संकरी सुरंग। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह उस संकरे रास्ते में प्रवेश करती है। जैसे जैसे रात होती जाती है, थकी हुई जेनिफर वहीं सो जाती है। कुछ देर बाद अचानक पैरों की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसे डर था। वह रेंगने वाला अजीब प्राणी वापस आ गया है। वह डरावनी दहाड़ जैसी आवाजें निकालता है जो इस संकरे रास्ते में और भी ज्यादा गूंजने लगती हैं। हर पल और ज्यादा खतरनाक लगने लगती है। जेनिफर खुद को शांत रखने की कोशिश करती है, लेकिन वह प्राणी अब और आक्रामक हो चुका है। वह सुरंग को हिलाने के लिए जोर से अपने भारी पैर पटकने लगता है। लड़की पूरी ताकत से खुद को संभालती है जब तक कि अंततः प्राणी हमला करना बंद नहीं कर देता और वहां से चला नहीं जाता। जेनिफर किसी तरह इस खतरे से बच निकलती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह हमेशा छिप नहीं सकती। अब उसे इस राक्षस को हराने के लिए कुछ करना ही होगा। अगले दिन वह पानी में जाती है और कुछ छोटी मछलियां पकड़ती है और उन्हें बड़ी मछली के लिए चारा बनाकर इस्तेमाल करती है। वह अपने भाले के साथ तैयार होकर अपने शिकार का इंतजार करती है। कुछ देर बाद एक शार्क का बच्चा उसके जाल के पास से गुजरता है और जेनिफर उसे अपने भाले से पकड़ने में सफल हो जाती है। अब वह उस शार्क के बच्चे को एक पेड़ पर लटका देती है और इंतजार करती है कि वह अजीब प्राणी उसकी ओर आकर्षित हो। जैसे ही रात होती है, जेनिफर चारे के पास एक छेद खोदती है और खुद को छिपाने के लिए ताड़ के पत्तों का उपयोग करती है। वह पूरी रात सतर्क रहने की कोशिश करती है, लेकिन लंबे इंतजार के दौरान कुछ सेकंड के लिए उसकी आंख लग जाती है। जब वह उठती है तो देखती है कि शार्क का बच्चा पहले ही गायब हो चुका है। जेनिफर का प्लान पूरी तरह काम नहीं करता क्योंकि वह उस रहस्यमयी प्राणी को ठीक से देख नहीं पाती, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। सूरज निकलते ही उसने अपने भाले को और भी तेज करना शुरू कर दिया। इसी दौरान समुद्र में कुछ तैरता हुआ देखकर उसकी नजर उस पर पड़ी। जब वह पास गई तो देखा कि वह एक इंसान का शव था। जेनिफर तुरंत मदद के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा पहचाना उसे एहसास हुआ कि यह जैक है, नाव का एक और चालक दल का सदस्य। दुर्भाग्य से वह भी ब्रैड की तरह बदकिस्मत था। उसका आधा शरीर बुरी तरह नष्ट हो चुका था। यह भयावह दृश्य देखने के बावजूद जेनिफर ने हिम्मत रखी और इस बार जैक के शरीर को चारे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने उसे पेड़ से लटका दिया और इस बार खुद को सोने नहीं दिया। रात के गहरे अंधेरे में वह चुपचाप चारे को देखती रही और फिर अचानक समुद्र से वह रहस्यमयी जीव बाहर निकला। यह एक विशाल समुद्री राक्षस था जो तेजी से शरीर की ओर बढ़ा, उसे पेड़ से उतारा और फिर वापस समुद्र में ले गया। उसी समय एक और हेलीकॉप्टर द्वीप के ऊपर से गुजरता है। जेनिफर उसे बुलाने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी वह डरावना जीव अचानक उसके ठीक बगल में प्रकट हो जाता है। युवती को फिर से चुप रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। जेनिफर जानती है कि यह सिर्फ समय की बात है, जल्द ही वह जीव उसे ढूंढ लेगा। इसलिए वह एक कैनवास का टुकड़ा लेती है, उसके दोनों किनारों पर रस्सी बांधती है और दो ऊंचे ताड़ के पेड़ों के बीच एक झूला तैयार करती है। इससे उसे उम्मीद थी कि वह रात में सुरक्षित ऊंचाई पर आराम कर सकेगी। सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और तेज गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। वह चारों ओर देखती है और देखती है कि वह डरावना प्राणी फिर से आ गया है। युवती शांत रहने की कोशिश करती है, लेकिन झूले की रस्सियां धीरे धीरे पेड़ के तने से ढीली होने लगती हैं। तभी राक्षस उसकी उपस्थिति को महसूस कर लेता है और अपने तेज पंजों से झूले को नीचे खींचने लगता है। जेनिफर बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर गिर जाती है और तुरंत समुद्र तट की ओर भागने लगती है, लेकिन राक्षस उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही वह पानी के पास पहुंचती है, प्राणी जोर से छलांग लगाता है और लगभग उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और बार बार यही कोशिश करता है जब तक कि वह जेनिफर के ठीक सामने रुक नहीं जाता। अब जेनिफर के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह सीधे टकराव के लिए आगे बढ़ती है और अपने भाले से राक्षस पर हमला कर देती है। वह उसे घायल करने में सफल हो जाती है, लेकिन राक्षस जवाबी हमला करता है और उसे जोर से दूर फेंक देता है। जेनिफर अभी उठ भी नहीं पाती कि राक्षस उसे इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वह सीधे पानी में गिर जाती है। वह इस हमले से घायल हो जाती है और सोचती है कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन अचानक अजीब तरह से समुद्री राक्षस उस पर हमला करना छोड़ देता है और वापस समुद्र में चला जाता है। इस टकराव के बाद जब दिन में राक्षस नहीं दिखता तो जेनिफर इस मौके का फायदा उठाकर अपने घावों का इलाज करती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे दूर समुद्र में एक लाइफ बोट नजर आती है। बचे रहने की आखिरी उम्मीद में वह जल्दी से उसकी ओर तैरती है, ये देखने के लिए कि क्या उसमें कोई जीवित इंसान है। जब वह नाव के पास पहुंचती है तो उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वहां उसका प्रेमी लुकास मौजूद होता है जो डूबते जहाज पर था। उसके साथ उनकी दोस्त मिया भी नाव में होती है। तीनों जल्द ही कुछ खाने पीने के लिए द्वीप की ओर
चल पड़ते हैं। बातचीत के दौरान जेनिफर उन्हें समुद्री राक्षस के बारे में बताती है और चेतावनी देती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस द्वीप से निकल जाना चाहिए। वह यह भी बताती है कि ब्रैड और जैक की मौत हो चुकी है। ये सुनकर लुकास और मिया चौंक जाते हैं, लेकिन फिर भी लुकास द्वीप पर ही रुकने का सुझाव देता है। मिया भी उससे सहमत होती है क्योंकि वह खुले समुद्र में कोई और खतरा मोल नहीं लेना चाहती, लेकिन जेनिफर बार बार कहती है कि उन्हें रात होने से पहले ही निकल जाना चाहिए। लुकास पहले तो तैयार नहीं होता, लेकिन आखिरकार वह मान जाता है। फिर जेनिफर अपने प्रेमी से उसकी जेब में रखा चाकू उधार मांगती है और यात्रा के लिए अधिक भोजन इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। जब वह चाकू निकालती है तो उस पर खून के निशान देखती है, जिससे उसे संशय होता है। फिर भी वह अधिक मछलियां पकड़ने में लग जाती है और जब समुद्र तट पर लौटती है तो लुकास और मिया कहते हैं कि उन्होंने द्वीप से भागने का अपना मन बदल लिया है। जेनिफर बहस करने की कोशिश करती है, लेकिन वे दोनों मानते हैं कि राक्षस सिर्फ उसका भ्रम था, क्योंकि उसने इस जगह पर अकेले इतना समय बिताया है। युवती जिद करती रहती है, जब तक लुकास गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि वे द्वीप नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई उन्हें बचाने नहीं आता। उनके इनकार को देखते हुए जेनिफर फैसला करती है कि वह उनके फैसले को स्वीकार कर लेगी और समुद्र में तैरने के लिए चली जाती है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि लुकास अब उससे ज्यादा मिया के करीब है, तो वह खुद ही द्वीप से भागने का फैसला करती है। फिर वह सभी सामान को नाव में रखती है और उसे समुद्र में धकेल देती है। हालांकि मिया देख लेती है कि जेनिफर क्या कर रही है और लुकास को चेतावनी देती है। लुकास तुरंत दौड़कर जेनिफर को रोकने की कोशिश करता है और मिया की मदद से उसे नाव से बाहर खींचने लगता है, लेकिन जेनिफर खुद का बचाव करने की कोशिश करती है और लुकास के चेहरे पर लात मारती है। इसके बावजूद लुकास जेनिफर को पकड़कर खींचना जारी रखता है और संघर्ष बढ़ता जाता है। मिया इस मौके का फायदा उठाती है और लाइफ बोट के पैडल से जेनिफर के चेहरे पर जोरदार वार करती है, जिससे जेनिफर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ घंटों बाद जेनिफर होश में आती है और खुद को ताड़ के पेड़ों से बंधा हुआ पाती है। उसके बगल में मिया होती है, जो उस पर हमला करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन फिर कहती है कि उसे यह करना जरूरी लगा क्योंकि जेनिफर खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। जेनिफर गुस्से में आकर मिया से उसे खोलने के लिए कहती है, क्योंकि वह जानती है कि समुद्री राक्षस कभी भी आ सकता है। हालांकि मिया इस बात पर विश्वास नहीं करती। वह कहती है कि जेनिफर ने पहले भी कई बार बहाने बनाए हैं और यह पूरा राक्षस वाला मामला सिर्फ उसका भ्रम हो सकता है। जेनिफर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान वह धीरे धीरे रस्सी को अपने शरीर से ढीला करने लगती है। कुछ ही देर बाद लुकास वहां आता है। वह भी मिया की तरह कहता है कि उसने द्वीप पर कोई राक्षस नहीं देखा है और जेनिफर से शांत होने की कोशिश करने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर लगातार उनसे उसे छोड़ने की विनती करती है। लुकास मना कर देता है और गुस्से में आकर जेनिफर को इस पूरी स्थिति के लिए दोषी ठहराने लगता है। फिर वह उस दुर्घटना के बारे में बताता है जिसके कारण वे सभी इस द्वीप पर फंस गए। लुकास, मिया, जैक और ब्रैड एक नाव यात्रा पर थे और खुले समुद्र में मजे कर रहे थे, लेकिन जेनिफर को यह यात्रा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसने लुकास से अपनी नापसंदगी जताई, जिससे वह नाराज हो गया। संयोग से या नहीं, उसी दिन जब जेनिफर ने यात्रा के बारे में शिकायत की, एक भयानक दुर्घटना हुई। नाव ज्वार के तेज बहाव के कारण डूब गई और वे सभी इस अजीब द्वीप पर फंस गए। जैक और ब्रैड इतने भाग्यशाली नहीं थे और दुर्घटना में मारे गए। अंत में लुकास ने जेनिफर को दोष देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसकी नकारात्मकता और जिद ही इस त्रासदी की असली वजह थी। जवाब में जेनिफर ने कहा कि यह इस बारे में बात करने का सही समय नहीं है। रात हो चुकी थी और राक्षस कभी भी वापस आ सकता था, लेकिन लुकास नहीं रुका। उसने अपना भाषण जारी रखा। उसने जेनिफर को अपमानित किया और कहा कि भले ही वह भागने में सफल हो जाए, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। लुकास ने कहा कि उसके अलावा जेनिफर की मदद करने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर जेनिफर और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। फिर जेनिफर जवाब देती है कि अगर वे यहीं रहे तो उनके बचने का कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि राक्षस इंसानों का मांस खाने के लिए घूम रहा है। इस बीच मिया समुद्र तट की ओर चली जाती है और पानी में चलते हुए अचानक उसके पैर से कुछ टकराता है। वह देखती है कि यह किसी अजीब समुद्री जीव का मांस का टुकड़ा है। जैसे ही वह इसे समझने की कोशिश करती है, राक्षस अचानक उसके बगल में आ जाता है। अपने नुकीले दांतों से वह मिया पर हमला करता है और उसे पकड़कर हवा में उछाल देता है। लुकास और जेनिफर उसकी चीखें सुनते हैं। लुकास तुरंत एक जलती हुई मशाल उठाता है और राक्षस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। मशाल के प्रहार से राक्षस मिया को छोड़ देता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। इसके बजाय राक्षस लुकास पर हमला करता है और उसे जोर से दूर फेंक देता है। लुकास किसी तरह खुद को संभालने में कामयाब हो जाता है और देखता है कि मिया घायल होकर जमीन पर रेंग रही है। वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राक्षस मिया को घसीटकर समुद्र में ले जाता है। मिया दर्दनाक चीख के साथ समुद्र की गहराइयों में समा जाती है और राक्षस का एक और शिकार बन जाती है। इसी बीच जेनिफर पेड़ के तने के खिलाफ अपने बंधनों को कसकर दबाती है। जब तक कि रस्सियां टूट नहीं जाती और वह खुद को आजाद कर लेती है, वह तुरंत लुकास की ओर भागती है और उसे द्वीप के बाहर खींच लेती है। फिर दोनों पेड़ों के बीच छिप जाते हैं और राक्षस के जाने का इंतजार करते हैं। जब राक्षस अंततः वहां से चला जाता है तो लुकास को एहसास होता है कि जेनिफर सच कह रही थी। अब वह उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और वह द्वीप से भागने की उसकी योजना का
समर्थन करता है। वह आपूर्ति इकट्ठा करने में मदद करता है और खाने पीने का सामान उठाता है, जबकि जेनिफर कैंप साइट पर जाती है और वहां बैग और कूलर ढूंढकर यात्रा के लिए सब कुछ साथ ले आती है। आखिरकार दोनों लाइफ बोट को समुद्र में धकेलते हैं और जब वे द्वीप से कुछ दूरी पर पहुंच जाते हैं तो उसमें चढ़ जाते हैं। हालांकि जेनिफर को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, नाव के अंदर खून फैला हुआ है। वह समझ जाती है कि यही कारण था कि लुकास की जेब में रखे चाकू पर खून के धब्बे थे। स्थिति और खराब हो जाती है जब वे दोनों पानी में पैडल मारकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। राक्षस जो पहले केवल रात में दिखाई देता था अब पानी के नीचे से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। जेनिफर और लुकास लाइफ बोट को सुरक्षित रखने के लिए चिपर बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस अपने पंजों से नीचे से हमला करता है और नाव में एक बड़ा छेद कर देता है, जिससे उसका डरावना चेहरा नजर आने लगता है। जेनिफर तुरंत अपने भाले से उस पर वार करने की कोशिश करती है, जबकि लुकास फ्लेयर गन से प्राणी के चेहरे पर गोली चलाता है। इस हमले के कारण राक्षस कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है और पानी में गायब हो जाता है, लेकिन वह जल्द ही लौट आता है और इस बार जेनिफर को पकड़कर पानी के नीचे खींच लेता है। राक्षस उसे समुद्र की गहराई में स्थित एक विशाल गड्ढे की ओर ले जाता है, जो उसका छिपने का स्थान है। सौभाग्य से जेनिफर के पास अब भी लुकास का जेब वाला चाकू था, जिसे वह राक्षस पर इस्तेमाल करने का मौका ढूंढती है। इससे राक्षस को जोर का झटका लगा और उसने उसे छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद लुकास ने अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए भाले के साथ छलांग लगा दी, लेकिन राक्षस उसकी ओर झपटा, उसे पकड़ लिया और समुद्र की गहराइयों में खींच ले गया। लुकास की मदद करने में असमर्थ जेनिफर किसी तरह पानी से बाहर निकलने में सफल हुई और नाव के साथ वापस द्वीप पर लौट आई। अब जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने राक्षस पर एक आखिरी हमला करने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसने अपने रेगिस्तानी द्वीप के अनुभव को अपनी डायरी में लिखने का फैसला किया। उसने उस समुद्री राक्षस का भी विस्तार से वर्णन किया जो पहले दिन से उसका पीछा कर रहा था, ताकि यह उसके अस्तित्व का सबूत बन सके। हालांकि उसे संदेह है कि कोई भी उसकी कहानी पर विश्वास करेगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे वह राक्षस के साथ टकराव में बच पाए या नहीं, यह भयावह दुःस्वप्न आज रात खत्म होने वाला है। युवती फिर उन सभी संसाधनों का उपयोग करती है जो उसने द्वीप पर पाए थे और अन्य बचे लोगों की तरह एक जाल तैयार करने में जुट जाती है। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद रात का अंधेरा छा जाता है और इसके साथ ही राक्षस अपने आखिरी शिकार को खत्म करने के लिए तैयार दिखाई देता है। वह जंगल की ओर मांस की गंध सूंघता है और वहां पहुंचता है जहां उसे जमीन पर ढेर सारी मछलियां मिलती हैं। जैसे ही राक्षस उसके जाल में फंसता है, जेनिफर पूरे इलाके में आग लगा देती है, जिससे वह चारों तरफ से घिर जाता है। इसके बाद वह अपने भाले के साथ दौड़ती है और सीधे राक्षस पर वार करती है। राक्षस पलटकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर चकमा देने में सफल हो जाती है। फिर वह पीड़ितों की हड्डियों को उठाती है और उन्हें अस्थायी खंजर की तरह इस्तेमाल करते हुए राक्षस पर बार बार वार करती है। राक्षस बहुत सारा खून खो देता है, लेकिन फिर भी वह बेहद ताकतवर रहता है। अचानक वह जेनिफर की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है, लेकिन जेनिफर इसका फायदा उठाकर बेरहमी से उस पर हमला करती है। राक्षस दर्द से कराहता है और उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। जेनिफर तुरंत अपना भाला उठाती है और राक्षस के साथ समुद्र तट की ओर दौड़ती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि भागने का कोई फायदा नहीं है। वह सारा साहस जुटाकर वहीं खड़ी रहती है और राक्षस का इंतजार करती है। जल्द ही राक्षस उसके सामने आकर क्रोध से दहाड़ता है, लेकिन वह पहले ही अपने घावों से कमजोर हो चुका होता है। इस कठिन लड़ाई में जेनिफर विजयी होने वाली होती है। आखिरकार वह अंतिम वार करती है। वह राक्षस के सिर में भाला मारकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है, लेकिन वह संतुष्ट नहीं होती। जेनिफर उसकी गर्दन पर तेज हड्डियों से वार करती है, जब तक कि वह अकेले ही उसका सिर नहीं काट देती। वह घायल होने के बावजूद जिंदा रहती है। इसके बाद जेनिफर राक्षस का सिर उठाकर नाव की तरफ चलती है। नाव क्षतिग्रस्त होती है, लेकिन फिर भी पानी में तैरने लगती है। अगर वह ज्यादा समय तक समुद्र में यात्रा कर पाती है तो उसके पास अपनी हैरान करने वाली कहानी को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत होंगे। इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।